हेलो दोस्तों, जैसे कि पता है हम डेली यूट्यूब पर अपनी रीजनिंग की क्लास एट जीएससी क्लास आपको प्रोवाइड करा रहे हैं अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि जो भी हम वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो अगर आप अभी भी चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दूसरी बात यह है कि अगर हमारे कंटेंट आपको पसंद आए तो कंटेंट के ऊपर आप कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर करिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। शुरू से लास्ट तक ये हमारे जीएस के टीचर आपको अच्छे तरीके से जीएस के बारे में पढ़ाएंगे, क्योंकि इनकी जो क्लास चल रही है वो चल रही है ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी के बारे में पढ़ाएंगे, ज्योग्राफी क्या होती है, बेसिक से एडवांस तक जानकारी आपको देंगे। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं। हाय दोस्तों, जागेंद्र सिंह। टॉपिक है आपका तटीय मैदान। ठीक है, तो जैसे ही हमने बात करते हैं, जैसे उत्तर भारत के उत्तर मतलब भारत को हमने 4 भौगोलिक क्षेत्रों में जो विभाजित किया था। जैसे आपका उत्तर का पर्वतीय मैदान, पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा आपका उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा आपका दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार और चौथा है आपका तटीय मैदान, तटीय मैदान एवं द्वीप समूह का मैदान। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं नए टॉपिक की जिसका नाम है आपका तटीय मैदान। तो अब बात करते हैं यहाँ की कि यह तटीय मैदान कौन कौन से भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, तो अब तटीय मैदान की बात करते हैं इसमें। तो तटीय मैदान जो है आपके गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक जो है आपका तटीय मैदान पाया जाता है। फिर उसके बाद में बात करते हैं कि इस मैदान का निर्माण कैसे हुआ। इस मैदान का निर्माण कैसे हुआ, तो इस मैदान का निर्माण कराने के लिए ये आपका पश्चिमी घाट पर्वत है। ये कौन सा हो गया आपका पश्चिमी घाट पर्वत हो गया। ठीक है, तो पश्चिमी घाट पर्वत से जो निकलने वाली नदियां हैं, पश्चिमी घाट पर्वत से जो निकलने वाली नदियां हैं और नदियों के द्वारा जो लाया गया निक्षेप है। ठीक है, और उसके बाद में यह आपका कहलाता है अरब सागर। क्या कहलाता है आपका अरब सागर। तो अरब सागर से जो आने वाली तरंगे हैं, और तरंगे क्या लाती है, अपने साथ में बहाव लाती हैं। तो उसी बहाव को मिलाकर मतलब पश्चिमी घाट पर्वत से बहने वाली नदियां और अरब सागर से चलने वाली जो तरंगे हैं और तरंगों के द्वारा जो लाया जाता निक्षेप है, उस निक्षेप को जमा करने के बाद में ये अपने पश्चिमी घाट का पश्चिमी तटीय मैदान का जो है निर्माण करती है। ठीक है, फिर उसके बाद में बात करते हैं कि इसके पश्चिमी तट को आपके 3 भागों में बांटा जाता है। पश्चिमी तट को 3 भागों में बांटा जाता है। पश्चिमी तटीय मैदान को 3 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, तो गुजरात से लेकर आपका पहला भाग है कोंकण तट। क्या है आपका कोंकण तट। तो कोंकण तट को आपके गुजरात से लेकर गोवा तक को क्या कहा जाता है आपका कोंकण तट कहा जाता है। उसके बाद में है दूसरा है आपका कन्नड़ तट। कौन सा हो गया आपका कन्नड़ तट। यह आपके गोवा से लेकर कर्नाटक के मंगलोर को गोवा से लेकर कर्नाटक के मंगलोर तक के भाग को क्या कहा जाता है आपके कन्नड़ तट के नाम से जाना जाता है। तो यह है आपका गोवा से लेकर मंगलोर तक के भाग को क्या कहा जाता है आपका कन्नड़ तट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में आपका मंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक के भाग को आपके मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। तो मालाबार तट जो है मालाबार तट को मंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक।
कन्याकुमारी तक के भाग को जो है आपके मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में यहां से बात करते हैं थोड़ा सा। देखिए कि यहां पर आपके देखना पड़ेगा यार, इस मैदान की जो चौड़ाई है, औसत चौड़ाई, अगर इस बात की बात करें इसकी कि पश्चिमी घाट से लेकर और जो आपका मैदान है, समुद्र का जो मैदान है, जो उसकी जो चौड़ाई है इस पश्चिमी घाट के तटीय मैदान की, वो चौड़ाई है आपके 140 किलोमीटर, 140 किलोमीटर। और ये चौड़ाई जो है ये आपकी कैसी है, औसत चौड़ाई। कैसी है आपकी औसत चौड़ाई। औसत चौड़ाई जो है आपके इस भाग की जो है कितनी है आपके 140 किलोमीटर है। और यहां से बात करें, क्योंकि बात करें कि यो गुजरात में से जो आपकी नदियां निकलती हैं दो, गुजरात से होकर, एक है आपकी नर्मदा नदी और दूसरी है आपकी तापी नदी। ठीक है, नर्मदा और तापी नदी ये निकलती है यहाँ से और निकलने के बाद में कहाँ गिर रही है, आपके अरब सागर में गिर रही है। तो जैसे ये अपना क्या बनाती है, एक्सचुरी बनाती है। क्या बनाती है, ये अपना एक्सचुरी का निर्माण करती हैं। तो एक्सचुरी का निर्माण करने पर यहाँ पर ये है आपके पश्चिमी तट की जो लंबाई होती है वो सबसे, चौड़ाई जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा चौड़ाई। तो चौड़ाई कहां पर हो गई आपके नर्मदा नदी और तापी नदी के मुहाने पर। तापी नदी के मुहाने पर जो है इस पश्चिमी तटीय मैदान की जो है चौड़ाई जो है सबसे ज्यादा है। ठीक है, फिर एक चीज और है यहाँ पर, जो आपके पश्चिमी तट से जो छोटी छोटी नदियां निकलती हैं, पश्चिमी तट से जो छोटी छोटी नदियां निकलती हैं, जो पश्चिमी घाट से छोटी छोटी जो नदियां निकलती हैं, तो वो किसका निर्माण करती हैं, तो वो जो है अपने डेल्टे का निर्माण न कर किसका निर्माण करती हैं, वो आपके ज्वार नद मुख का निर्माण करती हैं। ज्वार नद मुख का निर्माण करती हैं। क्यों, पश्चिमी घाट से निकलने वाली छोटी छोटी नदियां किसका निर्माण कर रही हैं, ज्वार नद मुख का निर्माण करती है। ठीक है, तो किसका निर्माण कर रही है, आपके ज्वार नदमुख का निर्माण जो है कर रही है। ठीक है, और उसके बाद में ये देखिए कि जो ज्वार नदमुख का निर्माण ये किस प्रकार होता है, क्यों होता है, क्योंकि जो पश्चिमी घाट का जो ढाल है, आपके पश्चिमी घाट का जो ढाल है वो कैसा है, आपका तीव्र है। ढाल कैसा है, आपका तीव्र है। और तीव्र होने के कारण क्या होता है कि जो नदियां निकलती है वो नदियां किससे आती है, तीव्र गति के साथ में वहां से बहती है। तो तीव्र गति के साथ में बहेंगी तो क्या करेंगी, वो वहां पर वो बनाएंगे आपका ज्वार नदमुख का निर्माण करेंगे। तो ज्वार नदमुख का निर्माण इस प्रकार होगा कि वो डेल्टा का निर्माण तो करेंगी नहीं, क्योंकि जब उनका बहाव तेज है तो बहाव तेज होगा तो वो कहां पर बनाएंगे, अपने एक पतली सी गहरी खाई सी बना देती है, पतली गहरी सी खाई सी बना देती हैं। और ना ही वो अपने पास में किसी भी प्रकार की मिट्टी का बहुत जमाव नहीं करती है। तो इसीलिए जो पश्चिमी घाट से जो अधिकतर जो छोटी छोटी नदियां निकलती हैं तो वो डेल्टा का निर्माण न कर किसका निर्माण कर रही है, आपका ज्वार नदमुख का निर्माण या एक्सचुरी का निर्माण जो है करती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में यहां पर एक्सचुरी का निर्माण करती हैं। फिर उसके बाद में जो ज्वार नदमुख का निर्माण करने वाली जो कुछ नदियां हैं, तो वो नदियां कौन कौन सी हैं, जरा देखिए।
तो अगर हम बात करें कि कौन कौन सी नदियों से जो है ज्वार नद मुख का निर्माण करने वाली नदियां, ठीक है। तो कौन कौन सी नदियां होंगी, तो जरा देखिए यहां पर अगर हम बात करें गुजरात की, तो गुजरात में कौन कौन सी नदियां हैं जो आपके किसका निर्माण कर रही है, एक्चुअली का ज्वार नद का निर्माण करती हैं, वो है आपकी नर्मदा और दूसरी है आपकी तापी नदी। कौन सी हो गई आपकी, तापी नदी हो गई, ठीक है। अगर उसके बाद में अगली देखें तो अब उसके बाद में जो अगला जो राज्य आता है वो आता है हमारा गोवा। तो गोवा में कौन कौन सी नदियां हैं, तो गोवा की जो नदी है वो है आपकी मांडवी, मांडवी और है आपकी जुआरी। कौन सी हो गई आपकी, जुआरी नदी जो है मिलकर जो है एक्चुअली का जो है निर्माण करती है। उसके बाद में है कर्नाटक की, कर्नाटक की नदी है आपकी सारावती। कौन सी है आपकी, सारावती। कर्नाटक में है शेरावती नदी। उसके बाद में है आपका केरल। तो केरल में कौन कौन सी नदी है, केरल में है आपकी भरतपुजा और पेरियार। कौन सी है आपकी, भरत पूजा और पेरियार, पेरियार नदी। तो ये नदी मिलकर जो है आपके पश्चिमी तट पर क्या करती हैं, आपका एक्चुअली का या ज्वार नदमुख का जो है निर्माण करती है, ठीक है। उसके बाद की बात करें थोड़ा सा कि ये धरातल पर समुद्र का जल को चारों ओर से, जो धरातल पर समुद्र का जल चारों ओर से भूभाग पर जो घिरा होता है, तो वहां पर किसका, लेगुन झील का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, आपका लेगुन झील का निर्माण होता है। तो कहां पर होता है कि जैसे हम बात करें कि समुद्र है और समुद्र का जल जो है, जैसे ही समुद्र का जल आया लहरों के द्वारा, तो क्या हुआ कि एक जगह आके वो जो है जल जो है इकट्ठा हो गया, और इकट्ठा होने के बाद में जैसे वो लहरें वापिस चली जाती हैं, तो वापिस जाने के बाद में क्या होता है कि जो जल इकट्ठा हुआ है उसके चारों ओर क्या है, आपकी भू धरातल है या भूभाग से घिरा हुआ है। तो ऐसा मतलब हुआ कि ये आपका क्या है, भूभाग है, और भूभाग के अंदर आपका क्या हो गया, समुद्र का जल हो गया। समुद्र का क्या हो गया, आपका जल हो गया। तो इस वाले भाग को, जो समुद्र का जल किसी मतलब कहां, जहां पर इकट्ठा होता है, और इकट्ठा होने के बाद में क्या हो रहा है, वो चारों ओर से भूभाग से घिरा हुआ है, चारों ओर से भूभाग से घिरा हुआ है। तो ऐसे इकट्ठे हुए जल को क्या कहते हैं, हम लेगुन झील के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, आपके लेगुन झील के नाम से जानते हैं, ठीक है। कि धरातल पर स्थित समुद्र के जल को धरातल पर स्थित समुद्र के समुद्र का जल जो चारों ओर से भूभाग से घिरा होता है, उसे लेगुन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, उसे लेगुन कहते हैं। तो लेगुन जो होते हैं वो कैसी झीलें होती हैं, वो होती हैं आपके खारे पानी की झीलें होती हैं। कौन सी होती हैं, आपके खारे पानी की झीलें होती हैं, ठीक है। तो केरल के मालाबार तट पर कुछ लेगुन झीलें पाई जाती हैं, जैसे वेम्बनाड झील और अष्टामुड़ी झील, ठीक है। तो
केरल के तट पर कुछ लेगुन झील पाई जाती हैं। ठीक है, कौन कौन सी झील है आपकी? एक है आपकी वेम्बनाड झील, ठीक है। दूसरी है आपकी अष्टामुड़ी झील, ठीक है। तो ये दोनों झीलें हैं, ये कैसी है? आपके खारे पानी की झीलें। कैसी हैं आपके? खारे पानी की झीलें हैं, ठीक है, खारे पानी की झीलें हैं। तो जो आपकी वेम्बनाड झील है, ये आपकी कहाँ की सबसे बड़ी झील है? ये आपकी पश्चिमी तटीय मैदान की सबसे बड़ी झील है। पश्चिमी तटीय मैदान की सबसे बड़ी झील है वो कौन सी हो गई? आपके खारे पानी की झील हो गई, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा बात करें कि अगर बात करें आपसे कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? फिर यहां से थोड़ा सा और बात करें कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, और उसके बाद में है आपकी एशिया की। किसकी है? आपकी एशिया की कौन सी है? ये आपकी 3 झीलें हैं, और तीनों झीलें जो है कंफ्यूजन में बना रहता है। तो अगर हम बात करें कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील वो कौन सी है? वो है आपकी सावर झील। कौन सी है? आपकी सावर झील। और सावर झील जो है आपके कहां पर है? राजस्थान के राज्य में, ठीक है। तो कौन सी हो गई आपके? सावर झील। कौन सी हो गई आपकी? सावर झील हो गई। और विश्व की सबसे बड़ी झील है खारे पानी की, वो हो गई आपकी कैस्पियन झील हो गई। और एशिया की सबसे बड़ी जो झील है वो है आपकी चिल्का झील। कौन सी हो गई? आपकी चिल्का झील हो गई, ठीक है। हाँ, तो एशिया की कौन सी हो गई? आपकी चिल्का झील हो गई। और विश्व की कौन सी हो गई? आपकी कैस्पियन सागर झील हो गई। कैस्पियन सागर हो गया। और बात करें भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, वो कौन सी हो जाएगी? आपकी सावर झील हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद में इन लेगुन झीलों को केरल में स्थानीय भाषा में, ये केरल में लेगुन को, केरल में लेगुन को, ये लेगुन झील को स्थानीय भाषा में कयाल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो केरल में जो है लेगुन झील को स्थानीय भाषा में कयाल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद में बात करते हैं हम पूर्वी तटीय मैदान की। किसकी बात करते हैं हम? पूर्वी तटीय मैदान की। पूर्वी तटीय मैदान की। पूर्वी तटीय मैदान की, ठीक है। तो अगर हम पूर्वी तटीय मैदान की बात करें तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? पूर्वी तटीय हो जाएगा। तो पूर्वी तटीय की बात करते हैं हम थोड़ी सी। तो देखिए, तो पूर्वी तटीय में जो आपका शुरू होता है वो होता है आपके उड़ीसा से शुरू होता है, और उड़ीसा से शुरू होने के बाद में ये कहां तक है? आपका कन्याकुमारी तक। कन्याकुमारी तक। और शुरू कहां से हुआ? ये आपका
उड़ीसा से। कहां से शुरू हो रहा है आपके? उड़ीसा से नहीं, मान के चलो इसे जो आपका गंगा का डेल्टा है पश्चिम बंगाल में, जो गंगा का डेल्टा है तो वहीं से शुरू माना जाता है, गंगा के डेल्टा से। गंगा का डेल्टा ये कहां पर है आपका? पश्चिमी बंगाल में। तो पश्चिमी बंगाल में गंगा के डेल्टा से लेकर दक्षिण में आपके कन्याकुमारी तक जो है आपके पूर्वी घाट का जो है विस्तार है। अगर बात करी जाए ये किन किन राज्यों में है, तो ये आपके किन किन राज्यों में, ये हो गया आपका उड़ीसा, वहां पर हो जाएगा आपका उड़ीसा में। दूसरा है आपका आंध्र प्रदेश, कौन सा हो जाएगा आपका? आंध्र प्रदेश। और उसके बाद में ये है आपका तमिलनाडु में, दक्षिण में कहां पर है आपका? तमिलनाडु राज्य में, ठीक है। फिर इसके बाद में बात करें कि जो आपका पूर्वी घाट है, जो आपका पूर्वी घाट है, तो पूर्वी घाट का भी निर्माण कैसे हुआ भाई? तो पूर्वी घाट का भी निर्माण आपके जो आपके पश्चिमी घाट से बहने वाली नदियां थी वो किधर की ओर बह रही थी? आपके पूरब की ओर बह रही हैं। कहां पर बह रही हैं? आपके पूरब की ओर बह रही हैं। और पूरब की ओर बहने के साथ में क्या करा इन्होंने, जो आपका पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट को काट छाट कर कहां जमा कर दिया इन्होंने? ये समुद्र के किनारे पर जाकर इन्होंने जमा कर दिया। क्योंकि जब नदियां अपने साथ में बहती हैं तो वो क्या लेकर चलती हैं? मिट्टी वगैरह, अवसाद वगैरह लेकर चलती हैं। तो इसीलिए आपके पूर्वी तटीय मैदान को जलोढ़ का मैदान भी कहा जाता है। जलोढ़ का मैदान भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई? क्योंकि प्रतिवर्ष इन नदियों के द्वारा जो प्रतिवर्ष नदियों के द्वारा नदियों में जो बाढ़ आती है, तो बाढ़ के साथ में क्या आती है? अपनी जलोढ़ मिट्टी लाती है। और जलोढ़ मिट्टी लाने के बाद में वो वहां पर बिछा देती है। और बिछाने के बाद में क्या होता है कि ये आपका पूर्वी तट जो है सबसे ज्यादा उपजाऊ हो जाता है, सबसे ज्यादा उपजाऊ हो जाता है। और उपजाऊ होने के साथ में आपके पूर्वी तट पर जो है धान की खेती जो है बड़े पैमाने पर की जाती है। धान की खेती की जाती है, बड़े पैमाने पर की जाती है। अगर बात करें कि सबसे ज्यादा जो धान की फसल है वो कहां पर लगाई जाती है, तो वो आपके पश्चिम बंगाल राज्य में लगाई जाती है। क्योंकि यहाँ पर किसका डेल्टा है? आपका गंगा का डेल्टा है। और गंगा का डेल्टा के साथ में ये और जो भाग है ये वाला किसका डेल्टा है? आपका महानदी का, गोदावरी का, कावेरी का और कृष्णा नदी का, और अनेक छोटी छोटी नदियां हैं जिन्होंने क्या बना रखे हैं? अपने छोटे छोटे जो डेल्टे बना रखे हैं, ठीक है। अब जब डेल्टे बना रखे हैं तो क्या होता है, जब नदियों में बाढ़ आती है तो वो अपने साथ में जलोढ़ तो लाएंगे, जलोढ़ मिट्टी लाएंगे, मिट्टी फैला देंगे। फैलाने के बाद में क्या होगा? वहां की मिट्टी क्या हो जाएगी? अत्यधिक उपजाऊ हो जाएगी। और उपजाऊ होने के साथ में जो है वहां पर क्या धान की खेती जो है की बड़े पैमाने पर की जाती है। फिर उसके बाद में देखिए जो आपका उड़ीसा है, तो इस जो आपका पूर्वी तट है, इस पूर्वी तटीय मैदान को भी जो है 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में बांटा जाता है। 3 भागों में बांटा जाता है। तो अगर बात करें उड़ीसा में, अगर हम किसकी बात कर रहे हैं? उड़ीसा की। तो उड़ीसा में इस पूर्वी तट को किस नाम से जाना जाता है भाई? किस नाम से जाना जाता है? उत्कल तट के नाम से इसे जाना जाता है। उत्कल तट के नाम से किसे जाना जा रहा है? आपका उड़ीसा में जो उड़ीसा का जो पूर्वी तटीय मैदान है तो उसे उत्कल तट के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद में बात करते हैं यहां से आंध्र प्रदेश की। किसकी बात कर रहे हैं हम? आंध्र प्रदेश की बात कर रहे हैं। तो आंध्र प्रदेश में इस तट को उत्तरी सरकार तट के रूप में इसे जाना जाता है। उत्तरी सरकार तट के रूप में इसे जाना जाता है। तो अगर हम बात करें कि ये जो उत्तरी सरकार तट है तो ये किन किन नदियों के बीच में है, अगर इसकी बात करें तो ये 2 नदियों के बीच में है। एक आपके गोदावरी और दूसरा आपका कृष्णा नदी के बीच के वाले तट को किस नाम से जाना जाएगा? आपके उत्तरी सरकार तट के नाम से जाना जाएगा। फिर उसके बाद में बात करते हैं और थोड़ा सा कि जो आपकी कृष्णा नदी है,